नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। राजनीति में अपराधीकरण की चर्चा अब आम हो गई है, सामान्य बात हो गई है, खास करके बिहार में। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है और रिसर्च और रिकॉर्ड भी है। सबसे पहले बूथ कब्जा करने की रीति यहीं से शुरू हुई, बेगूसराय से शुरू। चर्चा कर रहा हूँ एक वैसे छत्र की जो अपने क्षेत्र से निकलकर देश ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में अपने कारनामों से छाकर एक खूंखार व्यक्तित्व के रूप में उभरा, जिसकी अनुगूंज गूंज बेगूसराय की गलियों में अभी भी चप्पे चप्पे है। और एक ज़माना वह भी था जब दिल्ली के लुटियन जोन में बैठे इंदिरा गांधी भी उसे बखूबी जानती थीं और नेपाल के राजा भी उसे बखूबी जानते ही नहीं थे बल्कि उसका उपयोग भी करते थे। कहानी है एक सामान्य घर में पैदा लिए एक वैसे छोटे बालक की जो आगे चलकर न केवल स्मगलिंग अपराध की दुनिया में कोहराम मचा दिया, तहलका मचा दिया, बल्कि यह कहानी उसकी भी है जिसने राजनीति में कदम तो नहीं रखा, लेकिन अगर चूहों को भी अगर खड़ा कर दिया तो वहाँ से वो विधायक बन गए। और वह लड़ता भी कैसे इलेक्शन, गृह मंत्रालय से लेकर कि विधानसभा में उसके कारनामों की चर्चा ही नहीं होती थी बल्कि हंगामा बरपता था। जन्म हुआ था उसका 1930 में बेगूसराय के मटिहानी के एक नया गांव में। नाम उसका कामदेव सिंह। अति साधारण परिवार, खाने को दाने भी नहीं, क्योंकि जब बाढ़ आती थी तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। फूस झोपड़ी का घर, वहीं पैदा लिया। किशोरावस्था पहुँचते पहुँचते वह बैलगाड़ी का गाड़ीवान बना, क्योंकि पेट की आग तो बुझानी थी। उसी दौरान गाड़ीवान बना और वो पूरा बेगूसराय से लेकर भागलपुर तक का इलाका वो दस्युओं, जल दस्युओं के लिए जाना जाता है, जल दस्युओं के लिए जाना जाता। और यही कारण है कि उसको अंग्रेजों ने रिवर्स रॉबर्स एरिया घोषित कर दिया था। अनकंट्रोल्ड रिवर रॉबर्स एरिया उसको घोषित कर लाजमी है। उसे गाड़ीवान हुआ था। इसी बीच उसको डाकुओं से मुलाकात हुई, जल दस्युओं से उसकी मुलाकात हुई। जल दस्यु के प्रभाव में आकर वह डकैती का अंजाम देने लगा। वो कामदेव सिंह डकैती का अंजाम देते देते उसके संपर्क खास करके गंगा में बह रही अरबों की दौलत, करोड़ों की दौलत, खास करके जो नेपाल से स्मगलिंग कर जो सामान आते थे उन स्मगलरों पर पड़ी। उसकी नज़र पड़ी, संपर्क उससे भी हो गए और वह कदम रख दिया तस्करी की दुनिया में। और तस्कर भी ऐसा कि उसने शुरुआत की सिल्क के धागे से जो चीन से पहुंचता था नेपाल, और नेपाल से फिर तस्करी होकर वह देश के, मेरा मतलब भारत के कोने कोने में पहुंचता। वही नहीं, छोटा मोटा स्टील वगैरह का भी, जिसका जो ट्रेड मार्केट में चलता था वही ट्रेड की वह स्मगलिंग करता था। और उसकी रसूख की कोई राजनीतिज्ञ न तो हाथ रखते और न ही उसके बारे में बहुत चर्चा करते। लेकिन कहा जाता है कि कई मंत्रियों की उसने मदद की, कई विधायकों को उसने बनाया। जिधर उसकी गाड़ी घूम जाती, जिधर से गाड़ी घूम जाती, वो पूरा इलाका उसका हो जाता, वो विधानसभा क्षेत्र उसका हो जाता। वह ज़माना था जब नक्सलियों का प्रभाव बढ़ रहा था और वह निरंतर उनसे मुठभेड़ करता रहा। एक और वह नक्सलियों से मुठभेड़ करता रहा। करीब 40 नक्सलियों के मारे जाने का रिकॉर्ड उसके नाम है। दूसरी ओर समानांतर रूप से स्मगलिंग करता। तीसरी ओर राजनीतिज्ञों से उसकी पैठ होती। अंदाजा कर सकते हैं कि वह कितना तीक्ष्ण बुद्धि का था। वह अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं,
पढ़ता भी कैसे, संसाधन थे नहीं। बेगूसराय को मास्को या लेनिनग्राद कहा जाता था। नक्सलियों से सीधी मुठभेड़ हुआ करता था और दर्जन भर, आधा दर्जन, कई माने हत्याएं होती थी। जब काफिला निकला तो फिर हत्याएं हुई। उसका नेटवर्क भारत नेपाल सीमा पर इतना मजबूत था कि उसकी पगार पर सैकड़ों सरकारी मुलाजिम पलते। भले ही उन्हें मतलब पगार, सरकारी पगार 4-5 तारीख को मिले, लेकिन कामदेव सिंह का लिफाफा उसे नियत समय पर 1 तारीख को मिल जाता, ऐसा कहा जाता है। बता दूं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में भी उसकी फाइल बहुत मोटी होती जा रही थी। एक बार की बात है कि बिहार के जोगबनी फारबिसगंज में यूरेनियम तस्करों से यूरेनियम मिला। अंदाजा कर सकते हैं। बताया गया कि यह यूरेनियम चुराया गया है परमाणु संयंत्र से और कहीं इसे दूसरे देशों में भेजा जाना था। पूरे देश में हंगामा मच गया। यूरेनियम की तस्करी। एक बैलगाड़ी चलाने वाला नाम आया कामदेव सिंह का कि दबिश बढ़ी उस पर। कई जांबाज पुलिस ऑफिसर उसको लगाया गया। रणधीर वर्मा जो बाद में धनबाद में गए और एक शहीद हो गए वहां, उन्हें भी उसे लगाया गया। लेकिन वह मानने वाला कहाँ था। नेपाल में उसकी पकड़ तो राजघराने तक थी, नारायण हिट्टी तक। नारायण हिट्टी मतलब वह राज दरबार। नारायण हिट्टी राज दरबार का ही नाम है। इतना खूंखार कि उसका सीधा प्रवेश वहां होता, या फिर अगर सीधा प्रवेश नहीं होता तो रॉयल फैमिली के मैसेज पहुंच ही जाता किसी न किसी माध्यम से। अंदाजा कर सकते हैं उसका नेटवर्क का। वह इतना खतरनाक था और इतना चातुर्य से भरा व्यक्ति कि बिहार ही नहीं बल्कि यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि जगहों पर कामदेव सिंह की चर्चा होती थी। उसके नेटवर्क वहां तक फैले हुए। अंदाजा कर सकते हैं। राजनीति में भी उसका प्रवेश बड़ा धमाकेदार था। इलेक्शन कभी लड़ा नहीं, लेकिन वह इलेक्शन बराबर जीताता रहा। बूथ कब्जा की बात वहीं से शुरू होती है। वहीं से बूथ कब्जा की उत्पत्ति शुरू हो और वहीं से बिहार के, या यूं कहें कि इंडिया में एक अंडरवर्ल्ड की पहचान और प्रवेश वहीं से होती। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, और ये शायद सच भी है। शायद नहीं बल्कि मेरे रिसर्च में ये बात आई भी कि कामदेव सिंह के पहले इस देश में वैसा कोई खूंखार नहीं था। कब्जा करता था खास दल के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए। नक्सलियों का वह दुश्मन था। लगभग लेनिनग्राद, मेरा मतलब बेगूसराय के लाल झंडे को वह उखाड़ कर फेंक देना चाहता। और यही कारण है कि 42 हत्याएं उसके नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दर्ज हुई। बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं। एक बार बेगूसराय में इंदिरा गांधी पहुंची थी। इंदिरा गांधी की खिदमत में उसने 100 गाड़ियां भेजी थी, सभी सफेद एम्बेसडर, और सबके नंबर या तो 1 होते, या तो 10 होते, या 100 होते। पता नहीं उसे 100 नंबर से कितना मोहब्बत थी। उसे गंगा से भी बेहद प्यार था। वह रोज गंगा में नहाता, डुबकी मारता, और ऐसा कहा जाता है कि उसे गंगा का आशीर्वाद प्राप्त था। बाद में बात करूंगा कि गंगा कैसे उसके काले कारनामों की गवाह बनती रही। मैं बात करूंगा कि 1980 की बात है। इंदिरा गांधी की सरकार थी। बिहार में रामसुंदर दास की सरकार थी, लेकिन अपदस्थ कर दिया गया था। राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू हो गया था। ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री थे। ज्ञानी जैल सिंह के पास जो पहुंच रही रिपोर्टें होती थी वो बताती थी कि यह कितना खतरनाक है। और खास करके यूरेनियम जब पकड़ा गया था उसके बाद तो उसकी अनुगूंज बड़ी गजब की हुई थी, पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर एक सिविल सोसाइटी तक। और वहीं से वह टारगेट में आ गया सरकार का, क्योंकि यह माना जाने लगा कि यह एक देशद्रोह है। ज्ञानी जैल सिंह बिहार आए। वो गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद गवर्नर को उन्होंने कहा कि मुझे हर हाल में कामदेव सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। उन दिनों 10,000 रुपए बहुत होते थे। जिंदा पकड़ना बड़े मुश्किल था। वह
इतना खतरनाक था और अपने कारनामों को लेकर इतना जाना जाने लगा था कि एक बार भारत सरकार ने नेपाल सरकार पर दबाव डाला कि कामदेव सिंह को हर हाल में आप वहां से गिरफ्तार करें। कामदेव सिंह का हुलिया वुलिया सब वहां पर भेजा गया, जैसा पुलिस में होता है। कामदेव सिंह वहां पकड़ लिया गया। राजा को जानकारी मिली, मेरा मतलब नेपाल राजा को जानकारी मिली कि कामदेव सिंह गिरफ्तार हो गया। अब उसे बिहार या इंडिया के पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा। इस बीच राजा ने हस्तक्षेप कर दिया, ऐसा कहा जाता है, और कामदेव सिंह को बुलाकर उसने एक सीक्रेट डील किया और एक नकली कामदेव सिंह को उसने प्रस्तुत कर दिया बिहार पुलिस के सामने, माने भारत की पुलिस के सामने। नकली कामदेव सिंह वहां से गिरफ्तार हुआ। राजा से उसका डील क्या हुआ था यह कह पाना, हालांकि ऐसा लोग मानते या कहते कि हत्या के संबंध में ही, दुश्मनों को निपटाने के संबंध में ही वो डील हुआ था। एनीवे, मैं उस पर भी अब कोई चर्चा नहीं करूंगा। इतना आप समझ गए होंगे कि उसकी अनुगूंज कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ तक उसका इको होता था, मेरा मतलब नेपाल के राजा से लेकर इंदिरा गांधी तक। लेकिन सरकार एडमेंट थी। खास करके सरकार एडमेंट तब हुई जब ये यूरेनियम बहुत क्लियर था कि वो कोई परमाणु संयंत्र से ही उसको निकाला गया होगा, चुराया गया होगा। नाम भी उसमें कामदेव सिंह का आया। फारबिसगंज जोगबनी में जब पकड़ा गया, सरकार के कान खड़े हो गए और हर हाल में उसे निपटा देने की योजना बनाई जाने लगी। लेकिन वह पुलिस के, बिहार पुलिस के वश की बात नहीं। इस बीच 18 अप्रैल 1980 में एक वायरलेस संदेश आया अपने गांव, माने मटिहानी के, एक कस्बा है मटिहानी के नया गांव में वह रुका हुआ है। किसी ठेके के सिलसिले में वह ठेका उसने लिया था, वह आया हुआ है और मॉनिटर कर रहा है। फिर क्या था, बिहार सरकार बिल्कुल सतर्क हो गई, लेकिन बिहार पुलिस के वश की बात थी नहीं, इसलिए सीआरपीएफ को वहां भेजा गया और उसकी कमान सौंपी गई, या फिर मॉनिटरिंग के लिए कहा गया। रामचंद्र खान एसपी को तब बहुत कड़क माने जाते थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे और कलेजे से बहुत मजबूत, रणनीति बनाने के मास्टर। हुआ ऐसा कि पूरे गांव को घेर लिया गया, मेरा मतलब नया गांव को, निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, 3 तरफ से घेरा गया। चौथा रास्ता था वो गंगा का। वो चारों तरफ से घिरा हुआ, 3 रास्तों से घिरा हुआ खुद को देखकर समझ गया था कि शायद अब मेरा बच पाना मुश्किल है, सिवाय यह कि मैं गंगा में छलांग लगाऊं। और वह गंगा के करीब गया और उसने गंगा में छलांग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि गंगा का उसे आशीर्वाद प्राप्त था। गंगा में जब वह डुबकी मारता तो 20-20 किलोमीटर तक वह निकलता नहीं, बल्कि 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक वह निकलकर वो सांसें लेता और फिर डुबकी मार देता। क्योंकि ऐसा कई बार इसके पहले मुठभेड़ में हो चुका था, जैसे रणधीर वर्मा वगैरह की मुठभेड़ में वह गंगा की ही शरण में जाता और वह बराबर बच निकलता। इस बार लेकिन बड़ी मुश्किलों में वह फंस गया था। जैसे ही गंगा में उसने छलांग लगाई, सीआरपीएफ के जांबाज जवानों ने गोलियों की बौछार कर दी और बौछार होते उसकी पीठ छलनी हो गई। 4 घंटे बाद, महाजाल लगाने के बाद, गंगा में उसकी लाश निकली। जब उसकी लाश निकली उस समय भी पुलिस को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि यह कामदेव सिंह ही है। उसकी पत्नी और माता को बुलाया गया, परिजनों को बुलाया गया शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए। भला पत्नी पहचानती कैसे नहीं? जैसे ही मृत शरीर को उसने देखा, उसकी पत्नी ने, वैसे ही रुदन क्रंदन वो गंगा घाट के किनारे ही शुरू हो गए। पुलिस को समझते देरी नहीं लगी। उसकी मां का भी विलाप, एक माता का विलाप भी, और पुलिस को समझते देरी नहीं लगी कि यही कामदेव सिंह है। बाद में, माने वहीं घाट पर ही, गंगा घाट पर ही, पुलिस उन्हीं लोगों से कंफर्म हुई कि कामदेव सिंह यही है ना। उन लोगों ने कहा कि हाँ, माने उनकी पत्नी और माता, उनके परिजन। तब जाकर पुलिस आश्वस्त हुई कि कामदेव सिंह मारा गया। थोड़ी मैं आगे बढ़ता हूं इस कहानी में आगे इसलिए मैं बढ़ता हूं क्योंकि यह बताया जाता है कि यह बिहार की ही नहीं बल्कि देश की पहली मुठभेड़ थी। वैसे मान्या सुर्वे
मान्या सुरवे, मेरा कहने का मतलब कि मुंबई का मान्या सुरवे अंडरवर्ल्ड डॉन था। कहा जाता है कि सबसे पहले पुलिस मुठभेड़ आजाद देश में उसकी हुई थी, लेकिन नहीं, वह मान्या सुरवे के पहले ही कामदेव सिंह की मुठभेड़ हो गई थी। माने देश की पहली मुठभेड़ का गवाह भी बिहार बना, और भूत कब्जा, एक अंडरवर्ल्ड डॉन का पॉलिटिक्स में एंट्री, राजनीति में प्रवेश, राजनीति में धमक चमक की शुरुआत भी यहीं से हुई। जब वह मुंबई जाता तो मुंबई अंडरवर्ल्ड उसके आसपास मंडराने लगता। अंदाजा कर सकते हैं आप कि वह किस स्तर का शख्सियत था। सीने जगत उसे, और सीने जगत का चकाचौंध उसे बहुत भाता था। नतीजा, जब वह वहां पहुंचता मुंबई, कई स्टार्स, एक्टर और एक्ट्रेसेस उसके आसपास मंडराने लगते। अंडरवर्ल्ड में तो वहां पर उसकी पहुंच थी ही। मैं बता दूं, पहुंच होने के पीछे एक और कारण जो बताया गया मुझे, वह यह कि स्मगलिंग की गाड़ी काठमांडू से उसकी खुलती तो गंतव्य या तो मुंबई होता या फिर कोलकाता, और इस बीच में किसी का साहस नहीं, कोई जुर्रत नहीं कर सकता था, कोई जुर्रत नहीं करता कि उसकी गाड़ी को रोक दें, क्योंकि सभी पगार पर पलने वाले मुलाजिम थे, सरकारी मुलाजिम। मुंबई उसे बहुत भाता था, और मुंबई की फिल्म में उसकी एक अच्छी पहचान थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी उसकी पहचान थी। इन दो शहरों का नाम मैंने इसलिए भी आपको बताया क्योंकि याद रखें, दोनों समंदर के किनारे बसे हैं, और स्मगलिंग के माल इन्हीं दोनों शहरों से फिर दूसरे देशों में पहुंचता। अंदाजा कर सकते हैं उसकी पहुंच की। राजनीति में उसने लेनिनग्राद का नाम तो मिटा ही देना चाहता था, लाल झंडा को उखाड़ फेंकना ही चाहता था। नतीजा 40 लोगों की उसने हत्या की। कहा जाता है नक्सलियों। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट की थी। फरजंद अहमद वरिष्ठ पत्रकार और लेखक थे। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी कि वह स्वयं चुनाव तो नहीं लड़ता, लेकिन वो जब चाहता तब किसी को भी वो विधायक बना देता, और यहां तक कि मंत्री भी। अब उसकी राजनीतिक रसूख और पहुंच का अंदाजा लगा सकते हैं। रिपोर्ट में, फरजंद अहमद की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर वह चूहा को भी चाहता तो विधायक बना देता। अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन गंगा गवाह बनी उसके काले कारनामों की, और शायद भूल चुका था कि गंगा सब देख रही है। आगे कि उसका कैरेक्टर बेगूसराय में एक रॉबिन हुड का भी था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सैकड़ों गरीब बच्चियों की, लड़कियों की शादी वह करवाता। यही नहीं, मंदिरों में दान भी मुक्त हस्त से वह देता, गरीबों की मदद भी करता। एक रॉबिन हुड कैरेक्टर, एक स्मगलर, तीसरी ओर वो पॉलिटिक्स में उसकी धमक। अंदाजा कर सकते हैं वह कितना खतरनाक था। राजनीति में अंडरवर्ल्ड का प्रवेश और बूथ कब्जा की उत्पत्ति वहीं से माना जाता है, इस देश में, भारत में। बहरहाल, अब मैं अनुमति चाहता हूं आपसे, मैं फिर मिलूंगा। इसी तरह की ये स्टोरी, वैसे पॉलिटिकल रिपोर्ट तो आपको मिलती ही रहेगी, अपडेट मैं कराता ही रहूंगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो बटन दबाएं, कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।